Hello students, welcome to our polity lecture series. In today's class, we will talk about the part 2 of our constitution that deals with the citizenship. तो who is the citizen of India? अगर हम बात करें हमारे देश का नागरिक कौन है, तो हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो हमारे देश का लीगल और पॉलिटिकल राइट दोनों ही इंजॉय करता है, उसे हम अपने देश का नागरिक कहते हैं। देखिए, हमारे देश में हो सकता है कि बहुत से व्यक्ति ऐसे रह रहे हो जो हमारे देश के नागरिक हैं, और ऐसा हो सकता है बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी रह रहे हो जो हमारे देश के नागरिक ना हो, किसी दूसरे देश के नागरिक हो, जो एज अ रेसिडेंट इंडिया में रह रहे हैं। मतलब अपने कोई स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए, लाइक ही माइट बी स्टडिंग ओवर हियर इन इंडिया, या फिर वो यहाँ कोई जॉब कर रहा है, या हो सकता है कोई फॉरेन डिप्लोमेट या डिग्नेटरी हो जो इंडिया में रह रहा है, तो उसे हम लीगल राइट्स तो देंगे, बट हम उसे पॉलिटिकल राइट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जो पॉलिटिकल राइट्स है वह केवल किसको प्राप्त होता है? उस देश के नागरिक को। ओके, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे एक्सक्लूसिव प्रोविजन है हमारे संविधान में जो केवल और केवल उस देश के नागरिक को, मतलब हमारे देश के नागरिक को ही प्राप्त होता है। तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का सिटीजन कौन है? तो हम कह सकते हैं इट इज एन इंडिविजुअल who enjoys both political and legal rights in a country। ठीक है, तो सिटीजन वह नागरिक है जो उस देश का पॉलिटिकल और लीगल राइट दोनों ही एंजॉय करता है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं इट इज एन इंडिविजुअल who enjoys full membership of a political community। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि हमारे संविधान में कुछ एक्सक्लूसिव प्रोविजंस हैं जो केवल और केवल हमारे देश के नागरिक को मिलते हैं। आइए वो हम देख लेते हैं। तो वहां पे ऐसे 6 प्रकार के एक्सक्लूसिव प्रोविजंस हैं। तो एक्सक्लूसिव प्रोविजंस ओनली फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक, सबसे पहला राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। हम अपने नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ओके, इसको हम लोग अपने संविधान में आर्टिकल 15 में देखेंगे। ऑलराइट। दूसरा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी नागरिकों को, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हमारे देश के सभी नागरिकों को एक समान अवसर मिलना चाहिए। यह है आर्टिकल 16 में। तीसरा, राइट टू फ्रीडम। जो हम देखेंगे आर्टिकल 19 में, तो ये भी स्पेशली हमारे देश के नागरिकों को मिलता है। चौथा, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज ऑफ अवर कंट्री, जो हमारे देश की माइनॉरिटीज हैं उनके लिए ये राइट्स होते हैं, स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज ऑफ अवर कंट्री। इसको हम लोग देखेंगे आर्टिकल 29 एंड 30 में। और टू होल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस as per the provision of constitution। ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक हमारे देश का, वह कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस को भी होल्ड कर सकता है एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और छठा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट टू वोट। इसको हम देखेंगे आर्टिकल 326 में। तो ये कुछ स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोविजन है जो केवल और केवल हमारे देश के नागरिक ही एंजॉय करते हैं।
ओके, ये और बाकी रेसिडेंट के लिए नहीं है, ये केवल स्पेसिफिकली हमारे देश के सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए ये सारे प्रोविजंस अवेलेबल है। ओके, इसके बाद अब हम देखते हैं कि कौन है हमारे देश का नागरिक। हम कैसे कहेंगे कि कौन हमारे देश का नागरिक है कौन नहीं। तो देखिए, इसके लिए जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम उसमें देखेंगे दो तरीके से हमारे संविधान ने बताया है कि कौन हमारे देश का नागरिक है एज पर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ उस समय हमारे देश का नागरिक कौन होगा, इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ commencement of constitution, और अब जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया रन कर रहा है और उसके बाद अगर कोई भारत की नागरिकता लेना चाहे तब उसके लिए लॉ कौन बनाएगा, तो उसके लिए पार्लियामेंट लॉ बनाती है। ओके, तो वो कौन कौन से मोड्स हैं जिसके थ्रू कोई सिटीजनशिप अपनी एक्वायर कर सकता है हमारे देश की। ओके, तो उसको हम कहेंगे मोड्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप। तो अगर हम कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें उस समय सबसे पहले एक है ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल, एक डोमिसाइल के बेसिस पर और दूसरा माइग्रेशन के बेसिस पर। ठीक है, मतलब जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, कब बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949। तो एज पर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उस समय हमारे भारत का नागरिक किसे कहेंगे, तो उसको देखने के लिए हमें एक तो डोमिसाइल बेसिस चेक करना है और दूसरा माइग्रेशन। तो डोमिसाइल क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल मतलब अ पर्सन born in or outside India but his parents or one of its parents is Indian citizen, then the person will be regarded as Indian citizen। मतलब कोई व्यक्ति जो भारत में या भारत के बाहर जन्मा हो लेकिन उस समय उसके दोनों माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो उसको भी हम भारत का नागरिक मानेंगे। और दूसरा है माइग्रेशन। माइग्रेशन ये स्पेसिफिकली है टर्म जो व्यक्ति पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया आए। तो अ पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान to India on or after 19th July 1948 will be regarded as citizen of India। ओके, कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया आया हो और कब आया हो, 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद, उसको हम भारत का नागरिक मानेंगे। तो ये कब के लिए है, ये है ऑन द बेसिस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जब हमारा संविधान बनके तैयार हो गया उस समय के लिए जो व्यक्ति भारत में जन्मे हैं और जिनके माता पिता या माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो उसको कहेंगे हम ही इज अ सिटीजन बाय डोमिसाइल। और अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से माइग्रेट करके आया हो जुलाई 1948 में या फिर उसके बाद तो उसको भी हम कहेंगे ही इज अ इंडियन सिटीजन। ओके, अच्छा, अब है मोड ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप। देखिए, हमारा संविधान जब तैयार हो गया बनके, सिटीजनशिप उसमें एक्सपेक्ट बहुत सारे आ गए और पार्लियामेंट आर्टिकल 11 के थ्रू उसके पावर है कि वो एक्वायर भी कर सकती है, एक्वायर करने के लिए या टर्मिनेट करने के लिए, अगर किसी को सिटीजनशिप देना है या टर्मिनेट करना है उसके लिए अपने अकॉर्डिंग प्रोविजंस बना सकती है। ठीक है, तो ये अधिकार पार्लियामेंट के पास है। और ऐसे ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट होते होते 1955 उसके बाद 1986 1992 में जब अमेंडमेंट हुआ तो उसके बाद हमें 5 मोड मिले फॉर एक्वायरिंग सिटीजनशिप। अगर कोई व्यक्ति हमारे देश की सिटीजनशिप को एक्वायर करना चाहता है तो वो किन मेथड से कर सकता है, तो वो आइए देखते हैं। पहला है बाय बर्थ। ठीक है, एक तो आप भारत के नागरिक हो बाय बर्थ,
दूसरा बाय डिसेंट, तीसरा बाय रजिस्ट्रेशन, चौथा बाय नेचुरलाइजेशन और पांचवा बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ टेरिटरी। तो एक एक करके अब हम लोग इनको चेक करते हैं, एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज सिटीजनशिप बाय बर्थ। तो ये क्या कहता है? तो एज पर दिस मोड अ पर्सन born within the territory of India, within the territory of India, and whose parents or one of the parents is the Indian citizen will be regarded as citizen by birth। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं जस्ट सोली, दैट इज लॉ ऑफ सॉयल। ओके, जस्ट सोली लॉ ऑफ सॉयल मतलब कोई भी व्यक्ति जो भारत की टेरिटरी में जन्मा हो और उसके जन्म के वक्त उसके दोनों माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो उसको हम कहेंगे ही इज एन इंडियन सिटीजन बाय बर्थ। सेकंड फिर आता है आपका बाय डिसेंट, बाय डिसेंट। अच्छा, जब कोई व्यक्ति भारत की ही टेरिटरी में जन्मा हो तो वह भारत का नागरिक है बाय बाय बर्थ। और अगर इफ अ पर्सन is born outside India and at the time of birth it's both or one of the parent is an Indian citizen, so that person will also be regarded as Indian citizen by descent। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं जस्ट सैंग्विन लॉ ऑफ ब्लड। ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति जो भारत के बाहर जन्मा हो लेकिन उसके माता पिता भारतीय हो, भारत की नागरिकता रखते हो या दोनों में से कोई एक भारत की नागरिकता रखते हो तब भी वह भारत का सिटीजन होगा बाय डिसेंट। ओके, आई होप आई एम क्लियर। बाय बर्थ मतलब जो भारत की टेरिटरी में जन्मा हो और बाय डिसेंट जो भारत की टेरिटरी के बाहर जन्मा हो। ऑलराइट, तीसरा जो आता है ये इंपॉर्टेंट है, तीसरा और चौथा बाय रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन। अब देखिए इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए इसकी एलिजिबिलिटी है कुछ, इसकी दो एलिजिबिलिटी है। सबसे पहली एलिजिबिलिटी, फर्स्ट एलिजिबिलिटी, इसमें अप्लाई कौन कर सकता है? अगर किसी को भारत की नागरिकता लेनी है थ्रू रजिस्ट्रेशन मोड तो उसके लिए सबसे पहले वह व्यक्ति या तो पीआईओ हो। ओके, पीआईओ क्या होते हैं? पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब भारतीय मूल के लोग। जैसे कि काफी टाइम पहले कोई भी व्यक्ति जिसके बाप दादा या फोर ग्रैंडफादर जो है भारत की नागरिकता रखते हो या भारत में जन्मे हो और भारतीय मूल के हो तो उनको हम कहेंगे पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। ओके, तो वो लोग अगर भारत की नागरिकता चाहते हैं तो उसके लिए वो रजिस्ट्रेशन मेथड के अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, पर्सन मैरिड टू इंडियन सिटीजन, पर्सन मैरिड टू इंडियन सिटीजन। अगर कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक ना हो उसने किसी भारतीय नागरिक से शादी की हो
और वह भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता हो तो वह भी रजिस्ट्रेशन मेथड के थ्रू प्राप्त कर सकता है। तीसरा, माइनर ऑफ इंडियन पेरेंट्स। माइनर कौन होते हैं? वो बच्चे जो 18 साल से कम होते हैं, तो उनको अगर भारत की नागरिकता चाहिए तो वो लोग भी बाय रजिस्ट्रेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो पीआईओ, पर्सन मैरिड टू इंडियन सिटीजन एंड माइनर ऑफ इंडियन पेरेंट्स, ये तीन कंडीशन जो लोग इन तीन कंडीशन में फिट बैठते हैं और वो भारत की नागरिकता चाहते हैं तो वह रजिस्ट्रेशन मेथड के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब ये कंडीशन फुलफिल करने के लिए एक एलिजिबिलिटी तो ये होगी, और दूसरी सेकंड एलिजिबिलिटी क्या है कि इन लोगों को हमारे देश में कम से कम 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स रहना होगा। ठीक है, अगर इनको भारत की नागरिकता लेनी है तो अ पर्सन need to be a resident of India for 7 consecutive years. So 7 consecutive years. A person need to be a resident of India for 7 consecutive years to be eligible for citizenship by registration method. ठीक है, कंसेक्यूटिव 7 साल के लिए उसे भारत में एज अ रेसिडेंट रहना पड़ेगा, तब जाकर के उसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है, वह एलिजिबल हो जाएगा। अब उसको भारत की नागरिकता देना ना देना वो केंद्र सरकार का, पार्लियामेंट का काम है। ठीक है, अच्छा, जो ये यहाँ पे 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स जो हम बात कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि उसे 365 डेज इन अ ईयर उसे भारत में रहना है। यहाँ पे मतलब होता है कि 90 डेज पर कैलेंडर ईयर। अगर कोई व्यक्ति कम से कम 90 दिन, एक साल में 90 दिन भारत में रहेगा तो उसको हम 1 ईयर काउंट करेंगे। ठीक है, मतलब 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स का मतलब हर साल उसे कम से कम 90 दिन भारत में स्टे करना है, तब जाकर के उसे हम रजिस्ट्रेशन मेथड के लिए एलिजिबल समझेंगे। अगर वह ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, मतलब एक तो वह पीआईओ हो या पर्सन मैरिड टू इंडियन सिटीजन हो या माइनर ऑफ इंडियन पेरेंट्स हो, दूसरा अगर वह व्यक्ति 7 कंसेक्यूटिव ईयर के लिए भारत में रहता है फॉर मिनिमम 90 डेज अ ईयर, तब हम उसको एलिजिबल मानेंगे फॉर रजिस्ट्रेशन मेथड, कि वह सिटीजनशिप ग्रहण कर सकता है बाय द मेथड ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, अब वहीं अगला देखते हैं, बाय नेचुरलाइजेशन। बाय नेचुरलाइजेशन, अब देखिए, जो भी व्यक्ति इन तीन कंडीशन में फिट नहीं बैठते हैं और वह भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं नेचुरलाइजेशन मेथड के थ्रू। पर्सन अदर देन पीआईओ या पर्सन मैरिड टू इंडियन सिटीजन और माइनर ऑफ इंडियन पेरेंट्स can apply for Indian citizenship through naturalization। ठीक है, अब इन तीनों कंडीशन के अलावा जो भी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं वो नेशनलाइजेशन मेथड के थ्रू कर सकते हैं। अब इसमें चेंजेस क्या आते हैं, उसे फॉर कंसेक्यूटिव 10 years टू बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसे लगातार 10 साल तक भारत में रहना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे केस था 7 साल का, 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स, और यहाँ पे है 10 ईयर्स। बाकी चीजें सेम है, 90 डेज पर कैलेंडर ईयर। अगर मिनिमम 90 दिन एक साल में वह रहता है और लगातार 10 साल तक भारत में रहता है, तब वह भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हो जाता है।
तो दिस इज अ मेथड बाय नेचुरलाइजेशन। तो हमने देखा रजिस्ट्रेशन के थ्रू अगर आप सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये 3 कंडीशन पहले सेटिस्फाई करनी है आपको। उसके बाद 7 साल के लिए लगातार भारत देश में रहना है आपको, तब जाके आप एलिजिबल होगे। और अगर आप इन तीनों में नहीं आते हो और उसके बाद भी आपको भारत की नागरिकता लेनी है तो कम से कम 10 साल के लिए आपको इस देश में रहना है कंसेक्यूटिवली, तब जाकर के आप एलिजिबल होगे भारत की नागरिकता लेने के लिए। और लास्ट आता है आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी क्या होता है? अगर हमारा देश कोई दूसरी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लेता है और इंडियन यूनियन का ही पार्ट बना लेता है, उस केस में उस टेरिटरी में जो रह रहे लोग होते हैं उनको हमें भारत की नागरिकता देनी पड़ती है। हमें उनको ऑप्शन देना पड़ता है कि आप चाहे तो भारत की नागरिकता ले सकते हैं, और अगर वो ऑप्ट करते हैं भारत की नागरिकता लेना तो वो भी भारत के नागरिक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिक्किम इन 1975, सिक्किम इन 1975, सिक्किम 1975 में भारत का हिस्सा बना। अब जो सिक्किम है उस समय लोग जो रह रहे थे, वहां के जो रेसिडेंट थे, उनको भारत सरकार ने ऑप्शन दिया कि आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो भारत के नागरिक हो गए। ठीक है, तो ये 5 तरीके हैं जिस तरह आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ओके, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेशनलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अच्छा, इस तरीके से आप सिटीजनशिप तो एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिससे आपकी सिटीजनशिप लॉस भी हो सकती है? मतलब इसमें हम देख लेते हैं फैक्टर्स इन्वॉल्विंग द लॉस ऑफ सिटीजनशिप। तो सबसे पहला फैक्टर जिससे आपकी सिटीजनशिप लॉस हो सकती है तो वो है रिनंसिएशन। रिनंसिएशन, अब ये रिनंसिएशन क्या होता है? इफ अ पर्सन voluntarily surrenders इंडियन सिटीजनशिप, अगर कोई भी व्यक्ति खुद की मर्जी से भारत की नागरिकता को त्याग देता है तो उसे हम कहेंगे ही हैज लॉस्ट हिज सिटीजनशिप बाय रिनंसिएशन। और क्यों वो सरेंडर कर रहा है? बिकॉज इफ अ पर्सन हैज वॉलंटरी सरेंडर इंडियन सिटीजनशिप एज ही इज विलिंग टू टेक सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। अगर वह किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप प्राप्त कर रहा है या उसने प्राप्त कर ली है और भारत के सिटीजनशिप को उसने स्वयं की मर्जी से सरेंडर कर दिया है, तो ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे दैट पर्सन हैज लॉस्ट हिज सिटीजनशिप बाय रिनंसिएशन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो है टर्मिनेशन। और टर्मिनेशन इसी का उल्टा हो जाता है कि मतलब अगर कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता स्वयं से ना सरेंडर करके और उसके पास भारत की नागरिकता भी है और उसने तुरंत ही दूसरे देश की भी नागरिकता ग्रहण कर ली है, तो उस केस में भारत की नागरिकता कैंसिल हो जाएगी। बिकॉज अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट ओनली सिंगल सिटीजनशिप। आप हमारी देश की केवल या तो हमारे देश के नागरिक रह सकते हो, या अगर आप किसी दूसरे देश के नागरिक हो रहे हो तो आपको हमारे देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। आप 2 देशों के एक साथ नागरिक इन केस ऑफ इंडिया नहीं रह सकते। ओके, तो इसमें देखते हैं इफ अ पर्सन हैज नॉट willingly surrender his citizenship after taking citizenship of another country। ठीक है, क्योंकि हमारा कंट्री सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है। आप 2 देशों के नागरिक एक साथ नहीं रह सकते हो। ठीक है, अगर आप भारतीय सिटीजनशिप ग्रहण करते हो या भारत के नागरिक हो और आप दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेते हो तो आपको भारत की सिटीजनशिप छोड़नी ही पड़ेगी। या अगर आप दूसरे देश के सिटीजन होकर के भारत की सिटीजनशिप लेते हो तो आपको उस देश की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर पर्सन विलिंगली सरेंडर नहीं करता है अपनी सिटीजनशिप, अगर वो दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेते हैं तो फिर उस केस में हम कहेंगे कि उस पर्सन की सिटीजनशिप टर्मिनेट कर दी जाएगी। तो बाय मेथड ऑफ टर्मिनेशन अ पर्सन विल लूज इट्स इंडियन सिटीजनशिप। और तीसरा डेप्रीविएशन, बाय डेप्रीविएशन। अब कई कंडीशन होती हैं जिसके द्वारा भारत की नागरिकता आपकी डिप्राइव कर दी जाती है। तो सबसे पहला उसमें क्या आता है
if the certificate of registration or naturalization is acquired by fraud manner, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन का जो सर्टिफिकेट है वो गलत तरीके से प्राप्त किया, उस केस में आपको सिटीजनशिप से डिप्राइव कर दिया जाएगा। मतलब अगर आपने 7 साल या 10 साल कंसेक्यूटिव ईयर्स भारत देश में स्टे नहीं किया या फिर आप वो कंडीशन फुलफिल नहीं करते जो रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन मेथड में बताई गई है और गलत तरीके से आप वो सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं और उस केस में आपकी सिटीजनशिप डिप्राइव कर दी जाएगी। दूसरा, if a person is engaged with enemy alien in an illegal manner, मतलब अगर हमारे देश का नागरिक जंग के समय में मतलब जैसे भारत किसी कंट्री के साथ वॉर में हो और हमारे देश का नागरिक उस कंट्री के सिटीजन के साथ या उस कंट्री के जो भी वहाँ पे मेन जो चीफ होंगे या जिनसे भी किसी से भी रॉन्गफुली अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करता है, अपनी कंट्री की इंफॉर्मेशन शेयर करता है, तो एक तरीके से वो थ्रेट पोस्ट करता है हमारी कंट्री पे। ओके, उस कंडीशन में भी भारत की नागरिकता उससे ले ली जाएगी, छीन ली जाएगी। ओके, तीसरा, इफ विद इन 5 years of acquiring citizenship a person gets convicted for at least 2 years in imprisonment। ओके, अगर आपको नई नई सिटीजनशिप मिली है और 5 साल के अंदर अंदर कम से कम 2 साल के लिए वह व्यक्ति जेल में बंद हो गया या उसको पनिशमेंट मिल गई तो उस केस में भी उसकी सिटीजनशिप रद्द कर दी जाएगी। चौथा, if a person is staying outside India for at least 7 years and in these years he is not a student or an employee or working for any organization not recognized by Government of India and also not willing to come back may be deprived of his citizenship। ऐसा व्यक्ति जो भारत में कम से कम 7 साल हो गए उसे भारत में स्टे करते हुए और उन 7 सालों में वो एक बार भी भारत वापस नहीं आया है और ना तो वह उस दूसरी जिस देश में रह रहा है वहां का कोई स्टूडेंट हो, वहां पे पढ़ाई कर रहा हो या जॉब कर रहा हो या कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा हो जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करती है और वो वापस आने का भी इच्छुक नहीं है, उस केस में भी उसकी सदस्यता या उसकी नागरिकता रद्द की जा सकती है। तो ये सारी कंडीशंस हैं जिनके द्वारा भारत देश की नागरिकता आपकी रद्द की जा सकती है। आई थिंक आप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। इसी की तरह नेक्स्ट टॉपिक हम लोग फंडामेंटल राइट्स कल पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।